गाइस इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप अपने टीवी को ऑन करते हो और आपको ये पता चलता है कि हमारे कंट्री के आसमान में एक पैसेंजर बोइंग 737-300 प्लेन बिना परमिशन के एक घोस्ट की तरह रिएक्ट करते हुए आगे की तरफ फ्लाई कर रहा है। इस अजीब चीज को देखते हुए हमारे देश के अलग अलग ईटीसी लगातार उस प्लेन को उतारने और अपने रास्ते को चेंज करने का ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके भी वो प्लेन ईटीसी के सारे ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो ना करते हुए एक घोस्ट की तरह अलग अलग सिटीज के आसमान में लगातार फ्लाई कर रहा है। समय आगे बीतता है और सिचुएशन काफी ज्यादा अजीब तब हो जाती है जब इसको टैकल करने के लिए एयरफोर्स की हेल्प ली गई। इंटरेस्टिंगली जैसे ही एयरफोर्स के फाइटर प्लेन इस पैसेंजर प्लेन के बगल में पहुंचते हैं, वो इस प्लेन के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जिसके चलते हुए ना चाहते हुए भी एयरफोर्स को इस पैसेंजर प्लेन को ऐसे ही हवा में लावारिस छोड़ना पड़ा। वेल गाइस, ये कोई वेब सीरीज या फिर साइंस फिक्शन मूवी की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे 14 अगस्त 2005 को ग्रीस के लोगों और वहां की एयरफोर्स ने फेस किया था। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ग्रीस के आसमान में ये प्लेन आया कहां से, ये वहां पर क्या कर रहा था और आखिर ऐसी कौन सी ताकत इस प्लेन को कंट्रोल कर रही थी जिसकी वजह से इतनी एडवांस एयरफोर्स को भी इस प्लेन को ऐसे ही हवा में छोड़ना पड़ा। वेल गाइस, कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए क्योंकि आज आप एक ऐसे घोस्ट प्लेन की ऑथेंटिक स्टोरी सुनने वाले हैं जिसे जानने के बाद उड़ते हुए हर एक प्लेन को देखने का आपका नजरिया एक ही झटके में बदल जाएगा। 14 अगस्त 2005 हीलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 को 121 लोग जिसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर शामिल थे, उनको लर्नाका साइप्रस से एथेंस ग्रीस होते हुए प्राग चेक रिपब्लिक तक पहुंचना था। इंटरेस्टिंगली इस फ्लाइट को एक एक्सपीरियंस कैप्टन हांस जर्गन मेंटर और फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस चेरालोम्बोस उड़ा रहे थे, जिनको ऑलरेडी इस फ्लाइट को कई सौ घंटे उड़ाने का एक्सपीरियंस था। समय आगे बीता और ये प्लेन सुबह 9:07 पर साइप्रस के एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक रूटीन टेक ऑफ को करता है। अपनी फ्लाइट को 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचाने के बाद कैप्टन ने साइप्रस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करके अपने प्लेन को 34,000 फीट तक ले जाने की रिक्वेस्ट की। अब क्योंकि इस तरीके की रिक्वेस्ट करना किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए काफी ज्यादा कॉमन था, तो साइप्रस एटीसी ने इस क्रू को तुरंत ही 34,000 फीट की ऊंचाई पर जाने की परमिशन दे दी। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस परमिशन को देने के बाद साइप्रस एटीसी ये नोटिस करते हैं कि ये प्लेन तो भले ही धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंच रहा हो, लेकिन प्लेन में बैठा हुआ क्रू काफी लंबे समय से ईटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब क्योंकि ये चीज अपने आप में ही काफी ज्यादा अजीब थी, तो खुद से ही ईटीसी इस फ्लाइट के क्रू से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। स्ट्रेंजली लगातार कई बार कोशिश करने के बावजूद भी साइप्रस ईटीसी इस फ्लाइट से कांटेक्ट नहीं कर पाता। अब देखो, जब तक कोई भी इंसान इस चीज को समझ पाता क्योंकि ये प्लेन पहले से ही डिसाइडेड स्पीड से आगे बढ़ रहा था, तो ये साइप्रस ईटीसी की रेंज से बाहर चला जाता है, जिसके चलते हुए साइप्रस ईटीसी को ये लगता है कि शायद कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये प्लेन ईटीसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया होगा। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो जिस प्रॉब्लम को छोटी मोटी प्रॉब्लम समझ रहे थे, आगे चलकर वो एविएशन की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाली है। असल में गाइस, जैसे ही ये प्लेन साइप्रस एयर स्पेस से निकलकर ग्रीस के एयर स्पेस में एंटर करता है, ग्रीस ईटीसी ये नोटिस करते हैं कि ये प्लेन रेस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना परमिशन के बिल्कुल बेक ऑफ होकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, तो खुद से ही ग्रीस ईटीसी इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ग्रीस ईटीसी 19 बार नॉर्मल और इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर भी इस फ्लाइट से कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन बावजूद इसके भी उन्हें एक सिंगल बार भी कोई भी आंसर रिसीव होता ही नहीं। हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि अब हीलियोस फ्लाइट 522 ना सिर्फ ईटीसी से कांटेक्ट कर रही थी, बल्कि वो ईटीसी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी नहीं कर रही थी, जिसके चलते हुए ग्रीस ईटीसी को यहाँ पर दो पॉसिबल प्रॉब्लम्स समझ में आती हैं। नंबर 1, या तो इस प्लेन में कोई टेक्निकल एरर हुआ है, या फिर सेकंड, इस प्लेन के पायलट को किसी ने बंधक बना लिया है। अब देखो, पहली पॉसिबिलिटी पर काम करते हुए ग्रीस ईटीसी ये नोटिस करता है कि जैसे ही वो सिग्नल प्लेन की तरफ भेजते हैं, प्रैक्टिकली प्लेन उस सिग्नल को रिसीव तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कर रहा है, जिससे ये बात तो क्लियर हो गई कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कॉकपिट में बैठा हुआ क्रू वो नहीं सुन पा रहा हो जो ईटीसी प्रैक्टिकली उन्हें बोल रहा है। तो अब इस सिचुएशन में शायद पॉसिबिलिटी नंबर 2 ही सही है, और अगर ये पॉसिबिलिटी सही है तो भाई ये चीज इस फ्लाइट और ग्रीस दोनों के लिए ही भाई किसी भी एंगल से सही नहीं है।
जिसके चलते हुए फाइनली सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ग्रीस एटीसी ने तुरंत ही हेलेनिक एयरफोर्स को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद इस प्लेन को इंटरसेप्ट करने के लिए निया एंशिलोस एयरबेस से 2 F-16 फाइटर प्लेन्स को उड़ाया गया। और फाइनली गाइस, जैसे ही वो फाइटर प्लेन के पायलट्स इस प्लेन के साइड में पहुंचते हैं, वो इस प्लेन के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं जिसने लिटरली भाई उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। चौदह अगस्त 2005 सुबह करीब 11:23 के आसपास ये दोनों ही फाइटर प्लेन इस प्लेन के पैरेलल पहुंचकर केबिन क्रू और कॉकपिट में लोगों को देखने का ट्राई करते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि ये दो फाइटर पायलट्स ये नोटिस करते हैं कि केबिन में सभी पैसेंजर्स अपने चेहरे पर मास्क लगाकर एक तरीके से बेहोशी वाली सिचुएशन में बिना हिले डुले बैठे हुए हैं। जबकि बात अगर कॉकपिट की जाए तो कॉकपिट में तो मेन पायलट ही अपनी सीट पर नजर तक नहीं आ रहे। स्ट्रेंजली हर एक तरीके से कांटेक्ट करने और इस प्लेन को चारों ही तरफ से ऑब्जर्व करने के बाद इन दोनों ही फाइटर पायलट्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस प्लेन के अंदर चल क्या रहा है। तभी अचानक से ये दोनों ही पायलट्स ये नोटिस करते हैं कि केबिन से एक शख्स धीरे धीरे चुपचाप कॉकपिट में एंटर कर रहा है, जिसने लाइट ब्लू शर्ट और डार्क वेस्ट को पहना हुआ है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जैसे ही वो शख्स पायलट की सीट के ऊपर बैठता है, वो फाइटर प्लेन पायलट्स के द्वारा किए गए इशारों का जवाब भी देता है। अब इसके बाद कई मिनटों तक ये दोनों ही पायलट्स उस पैसेंजर प्लेन के उस इकलौते एक्टिव इंसान से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं जो कि टेक्निकली उस प्लेन को उस समय उड़ा रहा था, लेकिन उस शख्स ने दोबारा से इन दोनों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा। समय आगे बीता है कि तभी अचानक से वो रहस्यमयी इंसान इन दोनों ही पायलट्स को देखकर नीचे की तरफ जाने का इशारा करता है। देन उसके कुछ ही सेकंड के बाद अचानक से इस पैसेंजर प्लेन का लेफ्ट इंजन बंद हो जाता है, जिससे ये प्लेन पहले तो लेफ्ट की तरफ झुका और उसके कुछ ही सेकंड के बाद क्योंकि राइट इंजन भी काम करना बंद कर देता है, तो ये हीलियोस फ्लाइट 522 कुछ ही मिनट के बाद ऊंचाई से नीचे आकर ग्रीस के एक गांव ग्रामेटिको के पास एक पहाड़ी पर क्रैश कर जाती है। अनफॉर्चुनेटली इस प्लेन में मौजूद सभी 121 लोगों का इस क्रैश में देहांत हो जाता है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर इस प्लेन के अंदर ऐसा हुआ ही क्या था जिसके चलते हुए ये अच्छा खासा प्लेन एक तरीके से एक घूस प्लेन में ही कन्वर्ट हो गया। वेल गाइस, इस इंसिडेंट के हो जाने के बाद जब इन्वेस्टिगेटर्स को इस प्लेन का एफडीआर और वॉइस रिकॉर्डर मिला तो उसमें मौजूद आवाज और डेटा को देखकर लिटरली भाई पूरी एविएशन इंडस्ट्री ही हिल गई। वेल, क्या था वो रीजन? लेट्स फाइंड आउट। असल में गाइस, इन्वेस्टिगेशन से रिट्रीव हुए डेटा के अकॉर्डिंग जब 14 अगस्त 2005 को ये फ्लाइट एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है, तब सबसे पहली बार क्रू के पास केबिन प्रेशर की वार्निंग आती है। असल में गाइस, नॉर्मली जब भी कोई भी प्लेन टेक ऑफ करने के बाद जैसे जैसे ऊंचाई पर पहुंचता हुआ जाता है, प्लेन के केबिन के अंदर का प्रेशर उसी हिसाब से कम होता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से पैसेंजर्स नॉर्मली सांस ले पाए। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए डीप्रेशराइज्ड मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऑटो मोड और मैनुअल दोनों तरीके से ऑपरेट होता है। स्ट्रेंज बात ये थी दोस्तों कि इस फ्लाइट में इस डीप्रेशराइज्ड मेथड को ऑटोमेटिक सेटिंग की बजाय मैनुअल सेटिंग के ऊपर सेट किया गया था, जिसकी वजह से केबिन के अंदर का प्रेशर अपने आप ही सेट नहीं हो पा रहा था। उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है दोस्तों कि जब पायलट्स को इन तरीके की वार्निंग सुनाई दी तो उन्होंने इसे पूरे ही तरीके से इग्नोर कर दिया और साइप्रस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करते हुए बहुत ही कैजुअली बस सिर्फ ये पूछा कि भाई अलार्म का सर्किट ब्रेकर कहां पर मौजूद है। समय आगे बीता और जैसे जैसे प्लेन ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचने लगा, प्लेन के अंदर मास्टर कॉशन की भी वार्निंग आ गई। असल में मास्टर कॉशन एक तरीके की ऐसी वार्निंग होती है जिसके थ्रू प्लेन क्रू को ये बताता है कि भाई उनका प्लेन अब एक ऐसी सिचुएशन में मौजूद है जहां पर उसका हवा में रहना किसी भी एंगल से सही नहीं है। लेकिन क्योंकि एक तरफ केबिन का प्रेशर काफी ज्यादा कम हो चुका था और ऑक्सीजन की भी काफी ज्यादा कमी थी, तो प्रैक्टिकली इस प्लेन के अंदर मौजूद हर एक इंसान इस समय तक हाइपोक्सिया का शिकार हो चुका था। असल में हाइपोक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जब इंसानी ब्रेन को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो एक तरीके से काम करना ही बंद कर देता है। अब नॉर्मली इस कंडीशन में सबसे पहले तो इंसान की सोचने समझने की पावर ही खत्म हो जाती है, लेकिन अगर ये सिचुएशन 10 मिनट या फिर उससे भी ज्यादा लंबे समय तक चलती है तो किसी भी इंसान के बेहोश होने या फिर एक्सट्रीम सिचुएशन में ना भाई इस कंडीशन की वजह से इंसान का देहांत भी हो सकता है। अब क्योंकि ये क्रू और प्लेन के अंदर मौजूद सभी इंसान हाइपोक्सिया का शिकार हो चुके थे, तो ये प्लेन ऑटो पायलट पर अपने आप ही एक घोस्ट की तरह फ्लाई करता हुआ
आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन गाइस, इस पॉइंट पर प्रैक्टिकली बहुत से क्वेश्चंस खड़े होते हैं। नंबर 1, आखिर प्लेन का डीप्रेशराइज सिस्टम ऑटो मोड की बजाय मैनुअल मोड पर सेट क्यों था? नंबर 2, अगर क्रू को सही समय पर ऑलरेडी वार्निंग मिल चुकी थी तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनकर वापस इस प्लेन को लैंड क्यों नहीं कराया? और नंबर 3 कि ये सब कुछ हो जाने के बाद जब वो 2 फाइटर पायलट्स इस प्लेन के साइड में आए थे तो उन्होंने किस इंसान को कॉकपिट के अंदर आते हुए देखा था? असल में गाइस, बात अगर सबसे पहले उस मिस्टीरियस इंसान की जाए तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से ये बात पूरी तरीके से क्लियर होती है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि केबिन क्रू मेंबर एंड्रियास पोड्रोमो था, जिसके पास खुद भी एक कमर्शियल पायलट लाइसेंस था। लेकिन इस शख्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये एक जायंट 737-300 जैसे प्लेन को उड़ाने के लिए क्वालिफाइड ही नहीं था, जिसके चलते हुए उसने कॉकपिट में आकर इस प्लेन को लैंड कराने का ट्राई तो किया, लेकिन क्योंकि उसको ये प्लेन उड़ाना ही नहीं आता था तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लेन एक पहाड़ी पर क्रैश कर गया। लेकिन गाइस, इस एक्सप्लेनेशन के साथ एक और क्वेश्चन खड़ा होता है, और वो ये है कि जहां एक तरफ प्लेन में मौजूद सारे ही लोग भाई एक तरीके से बेहोश हो चुके थे, तो आखिर ये इंसान इतने घंटों तक भाई होश भरी हालत में रहा कैसे? असल में गाइस, इस चीज को आंसर करते हुए इन्वेस्टिगेटर्स ने ये बताया कि प्लेन के क्रू के पास एक्सिस में 2 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, तो मे बी केबिन का प्रेशर डिसबैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए एंड्रियास ने उन्हीं ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लिया हो, और उसी वजह से वो कई घंटे बाद तक भी सरवाइव कर पाया। सो फाइनली अब इस पॉइंट तक काफी हद तक ये बात पूरे तरीके से क्लियर हो चुकी है कि प्रैक्टिकली हीलियोस फ्लाइट 522 के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो एक तरीके से घोस्ट फ्लाइट बनी थी। लेकिन एक सवाल जो शायद आपको भी परेशान कर रहा होगा वो ये है दोस्तों कि अगर क्रू को ये वार्निंग पहले ही मिल चुकी थी तो भाई उन्होंने इस वार्निंग पर रिएक्ट किया क्यों नहीं? वेल गाइस, इसका जवाब हमें काफी हद तक मिला इस प्लेन के पास्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट्स को देखकर। असल में गाइस, हीलियोस एयरवेज की ये फ्लाइट साल 1998 से ही इस सिंपल से रूट पे वीक में 2 बार हर बार ही ट्रेवल किया करती थी। लेकिन गाइस, भले ही आपको इसका रूट काफी ज्यादा सिंपल लग रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली इसके साथ होने वाले इंसिडेंट बिल्कुल भी सिंपल नहीं थे। जून 4, 2001 इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के आधे घंटे के बाद पायलट ATC से कांटेक्ट करके ये बोलते हैं कि उनके प्लेन में मास्टर कॉशन वार्निंग आ रही है। अजीब बात ये थी दोस्तों कि ये वार्निंग आने के बावजूद भी उनकी फ्लाइट बहुत ही आराम से और सही तरीके से उड़ रही थी। एक और चीज जो काफी ज्यादा अजीब थी वो ये थी दोस्तों कि इस सिनेरियो के दौरान फर्स्ट ऑफिसर पैम्पोस ये नोटिस करते हैं कि एक अजीब सी शेप का एक प्लेन उनके प्लेन के पैरेलल उड़ रहा है। अब क्योंकि ये चीज किसी भी एंगल से सही नहीं थी तो वो तुरंत ही ATC को के बारे में बताते हैं। स्ट्रेंजली ATC क्लियरली उनसे ये बोलता है कि उनके फ्लाइट प्लान और रेडार डेटा के अकॉर्डिंग उनके प्लेन के पास इस समय कोई और दूसरा प्लेन हो ही नहीं सकता। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि जैसे ही वो अजीब सा प्लेन या फिर ऑब्जेक्ट इस प्लेन से दूर जाता है, प्लेन के अंदर आ रही मास्टर कॉशन की वार्निंग भी अपने आप ही ठीक हो जाती है। समय आगे बीतता है और हम पहुंचते हैं 23 अक्टूबर 2003 को। असल में 23 अक्टूबर 2003 ये इस फ्लाइट के लिए दूसरा ऐसा दिन था जब फ्लाइंग आवर्स में इस फ्लाइट के अंदर बहुत सारी वार्निंग्स अचानक से ही बजने लगती हैं। स्ट्रेंजली एक बार फिर से क्रू ये नोटिस करता है कि उनके प्लेन के आसपास इस बार एक नहीं बल्कि 2 अजीब से लाइट वाले ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जिसके बारे में दोबारा से ATC को बताने के बाद उन्हें सेम वही जवाब मिलता है कि इस समय आपके आसपास कोई और मौजूद नहीं है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि कुछ देर ये चीजें कंटिन्यूस चलती हैं और एक बार फिर से वो ऑब्जेक्ट वहां से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही वो ऑब्जेक्ट गायब होते हैं, इस फ्लाइट में आई हुई सारी ही वार्निंग भी खुद ब खुद ही ठीक हो जाती है। लेकिन गाइस, इस दूसरे इंसिडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये इंसिडेंट जिस दिन हुआ था उस दिन बाहर का मौसम काफी ज्यादा खराब था, जिसकी वजह से क्रू को ये लगा कि मे बी उन्हें भ्रम हुआ होगा और शायद खराब वेदर की वजह से ही फ्लाइट में इन तरीके की वार्निंग्स आई होंगी। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि ये चीज धीरे धीरे उन्हें एक ऐसी डायरेक्शन में लेकर जा रही है जहां से उनके लिए वापस आ पाना नामुमकिन ही हो जाएगा। 11 अगस्त 2005 यानी कि क्रैश से कुछ दिन पहले ही जब ये फ्लाइट अपना पूरा ही रूट क्लियर करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली थी, तब एक बार फिर से और तीसरी बार इस फ्लाइट के साथ एक बेहद ही अजीब सी चीज होती है। असल में गाइस, इस बार इस फ्लाइट के दौरान प्लेन में केबिन प्रेशर और मास्टर कॉशन वार्निंग आती है। हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इस बार उन्हें अपने आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता, बल्कि इसके बदले में इस बार उन्हें अपने हेडफोन में काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। अब जब ये सारी ही चीजें हो रही थी तो इन पायलट्स को ये फील होता है कि उनका ये प्लेन उनके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर से कुछ मिनट
मिनट सिचुएशन बिगड़ने के बाद चीजें अपने आप ही नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि इस बार इस इंसिडेंट की इंटेंसिटी काफी ज्यादा तेज थी, तो फाइनली ये क्रू बिना डरे एयरलाइंस को सारा सच लैंड होने के बाद बता देता है, जिसके बाद सभी लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस तुरंत ही प्रेशराइज सिस्टम को मैनुअल टेस्ट करती है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस फ्लाइट में किए गए सभी टेस्ट में ये फ्लाइट पूरे ही तरीके से क्लियर निकलती है, जिससे एक बात पूरे तरीके से क्लियर हो जाती है कि भाई हवा में इस फ्लाइट के साथ जो कुछ भी हो रहा था प्रैक्टिकली उसके पीछे का रीजन 99% केसेस में इलेक्ट्रॉनिक फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए प्लेन प्रेशराइज सिस्टम को उस टेस्टिंग के दौरान ही गलती से मैनुअल मोड पर छोड़ दिया गया था। इंटरेस्टिंगली अब अगर आप इन सारे ही इंसिडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप रख कर देखेंगे तो काफी हद तक ये बात क्लियर हो जाती है कि जब 14 अगस्त 2005 को फ्लाइट टाइम के दौरान क्रू को वो वार्निंग दिखाई दी तो क्यों उन्होंने उसे सही से ना ही प्रेडिक्ट किया और ना ही उस पर कोई क्विक एक्शन लिया। अब देखो गाइस, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने एक चीज तो 100% नोटिस करी होगी कि भाई ये जो पैटर्न था ना, यही सेम पैटर्न हमें मलेशियन फ्लाइट MH370 के गायब होने से पहले देखा था। अब देखो गाइस, यहाँ पर बैठकर भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक चीज के पीछे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का ही हाथ होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही हजारों पायलट इस चीज को कंफर्म कर चुके हैं। नहीं बिलीव नहीं होता तो जरा इन स्टैट्स को देखिए। असल में साल 2022 में लगभग 500 से ज्यादा यूएस पायलट्स ने इस चीज को कंफर्म किया था कि उन्होंने फ्लाइट उड़ाते समय किसी न किसी अननोन ऑब्जेक्ट को देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बात अगर साल 2024 की भी की जाए तो साल 2024 के मिड तक ही लगभग 700 से ज्यादा यूएस पायलट्स ने इस बात को कंफर्म किया था कि फ्लाइट उड़ाते समय प्रैक्टिकली उन्होंने एक यूएफओ जैसी चीज देखी है। हालांकि साल 2024 के मिड के बाद और 2025 की ऑफिशियल रिपोर्ट अभी दुनिया के सामने नहीं आई है, तो अब ये आंकड़ा कितना ज्यादा बढ़ चुका है ये बता पाना अभी मेरे लिए मुश्किल है। और ये ना भाई, ये सिर्फ एक कंट्री का ही हाल है, प्रैक्टिकली बाकी की कंट्रीज तो ये डेटा देती भी नहीं है, क्योंकि इससे उनके पायलट की क्रेडिबिलिटी पर असर पड़ता है। एक और चीज जो मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी वो ये है दोस्तों कि जब इनिशियली इस फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई थी तब बहुत सी एजेंसीज ने इन सारी चीजों को पब्लिकली रिलीज किया था, बट सरप्राइजिंगली जब इस पूरी ही इन्वेस्टिगेशन को करने के बाद इसकी फाइनल रिपोर्ट को सबमिट किया गया तो उनमें से इन अजीब सी साइटिंग्स और प्लेन के पास्ट एरर, भाई ये जो सारे ही इंसिडेंट थे इन्हें पूरे ही तरीके से गायब कर दिया गया। वेल, अब ऐसा क्यों किया गया? सॉरी टू से दिस, इसका जवाब मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक चीज जो हर हाल में मौजूद होनी चाहिए वो है आपका ओपिनियन। आपको क्या लगता है गाइस, क्या ये सारी ही पायलट्स की रिपोर्टिंग्स और ऑफिशियल स्टेट्स, क्या ये सब कुछ ही फर्जी है, या वास्तव में जिस आसमान को देखकर हमें लगता है कि भाई इस पर सिर्फ हमारा ही हक है, शायद वहां पर कोई और भी मौजूद है, या फिर ये है कि भाई इन सारी चीजों के पीछे सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना का हाथ है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। आपको जो कुछ भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आपको मेरी ये रिसर्च और वीडियो पसंद आई हो तो भाई दिल खोलकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर वीक हम यहाँ पर एक ना एक ऐसी जरूर मिस्ट्री खोलते हैं जिसके बारे में लोगों को भनक तक नहीं होती। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्या पता कोई और सच आपका इंतजार कर रहा हो। जय हिंद।